हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चंद्रा केमिस्ट्री ट्यूटोरियल द मिस्ट्री रिजॉल्व बाय एनके। एंड हियर आई एम गोइंग टू डू solve the problems of chemistry in a very simple way and we are going to enjoy that one. Now मैंने एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया था, दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. नाउ आज जो मैंने चैप्टर पिक किया है दैट वन इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इस चैप्टर को पिक करने के पीछे वजह ये थी कि मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझाना चाह रही हूँ और अफबाउ प्रिंसिपल समझाना चाह रही हूँ, और उसको समझने के लिए आपको इस चैप्टर की थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है. ओके, सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ओके, नाउ जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें पहला जो डाउट आना चाहिए वो ये कि एटम क्या होता है. एटम, जो भी बच्चे 10th से 12th में या 11th में हिंदी मीडियम से आए हैं, ध्यान दोगे बाबू, एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं. अगर आपका लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश हो गया है, बहुत परेशानी नहीं होने वाली, थोड़ी बहुत परेशानी होगी. चीज़ों को आप एसिमिलेट करो और उसको याद रखने की कोशिश करो, अपने आप याद हो जाएगा. ओके, आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम. नाउ एटम, एटम को हिंदी में हमने कह दिया परमाणु. नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि इसको खोजा किसने. ऑलमोस्ट 99% बच्चे जवाब जानते होंगे कि इसको खोजा था किसने, जॉन डाल्टन ने. राइट? क्या ये जवाब पूरी तरह से सही है? शायद नहीं. मॉडर्न साइंस में जॉन डाल्टन ने ढूंढा था इसको. तो क्या एटम की साइंस मॉडर्न साइंस से ही शुरू होती है? क्या इसके पहले कुछ भी नहीं था? ऐसा नहीं है. थिंग्स वर देयर. ओके, मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री की, हमारे पुराने समय की हिस्ट्री की, तो जो एटम के बारे में सबसे पहले कोई थ्योरी मिलती है तो कनद ऋषि, कनद मुनि के द्वारा लिखी हुई थ्योरी मिलती है, जिसमें उन्होंने एटम को परमाणु कहा था. और उन्होंने ही बताया था कि ये परमाणु यानी कि एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल यानी कि अणु बनाते हैं. एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं यानी कि परमाणु कंबाइन करके अणु बनाते हैं. किसने बताया था? कनद मुनि ने. कब बताया था? 600 BC. 600 BC यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले. अब जब कैलेंडर की बात निकली तो थोड़ी ये भी सुन लो. जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम लोग 1 AD मानते हैं, जब से उनका बर्थ हुआ. इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है. और सारे हम डेट्स कैलकुलेशन मॉडर्न एज में वहीं से उठाते हैं. वैसे हमारे पास और भी कैलेंडर हैं, विक्रम संवत है, शक संवत है, बट उसको हम जनरली यूज़ में नहीं लेते हैं मॉडर्न एज में. ऐसा नहीं कि उन कैलेंडर का यूज़ नहीं होता है. हमारे यूपी के बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जहाँ पर हमारा पुराना कैलेंडर भी यूज़ होता है. अभी मैं कैलेंडर पर डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ. मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कनद मुनि ने बताया. कब बताया? 600 BC में, यानी कि कॉमन एरा, ईसा के बर्थ के बाद के एरा को कॉमन एरा कहा जाता है. पहले इसको क्राइस्ट एरा कहते थे, लेकिन एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट कहते थे, BC एंड AD, लेकिन अब उसे बदल करके कह दिया गया है कॉमन एरा. तो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की डेट को कॉमन एरा कहा जाता है और उसके पहले की डेट को बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है. तो कनद मुनि का जन्म 600 BC यानी बिफोर कॉमन एरा हुआ था. उन्होंने बताया था एटम के बारे में. नेक्स्ट क्या सिर्फ इन्होंने बताया था? नहीं, एक और हमारे पास साइंटिस्ट मिलते हैं, डेमोक्रिटस. ये ग्रीक फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस. इन्होंने 460 BC के आसपास, कनद ने 600 BC के आसपास बताया था और डेमोक्रिटस ने 460, डेट में वेरी, 400 आप ऐसे मान लो कि 400 BC के आसपास इन्होंने ये बात बताई थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, एटम होता है. ठीक है,
लेकिन मुझे उससे के बारे में अभी और ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखिएगा कि जॉन डाल्टन से शुरू नहीं होता एटम। एटम के बारे में पहले भी बात की गई थी, कनद मुनि ने बात की हुई है, दैन डेमोक्रिटस ने बात की। उसके अलावा और भी हमारे बहुत से साइंटिस्ट थे पुराने ज़माने में, दैट इज आर्यभट्ट की आर्यभट्टिया, ही वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। दैन बराहमिहिर की बृहद संहिता, लघु संहिता, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बात की हुई है। तो वी हैड अ वेरी ग्लोरियस पास्ट, जिसको हमने इंटरप्रेट गलत तरीके से किया। अगर सही तरीके से करें तो वी हैड मच मोर नॉलेज। ओके, खैर, कम टू साइंस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि जो किसी सब्सटेंस या एलिमेंट भी नहीं कहेंगे, मैटर मीन्स व्हाट, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइंग स्पेस। सपोज ये पेन मैंने पकड़ा हुआ है, ऑक्युपाइंग स्पेस ना, तो ये मैटर है। मेरा ये हैंड ऑक्युपाइंग स्पेस ना, तो ये मैटर है। ओके, मी ऑक्युपाइंग स्पेस ना, ये मैटर है। एयर ऑक्युपाइंग स्पेस ना, ऑफ कोर्स इट ऑक्युपाइज, तो वो मैटर है। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस। एक और साथ में हम रन कराते हैं एंड हैज मास, तो उसको हम कहते हैं मैटर। तो मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है, जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो सबसे छोटा पार्ट, अनडिविजिबल पार्ट होता है, वो होता है एटम। ठीक है, जॉन डाल्टन के बाद उसके बाद एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की गई, यानी कि एटम के अंदर और भी छोटे पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने ढूंढा था? जे थॉमसन साहब ने ढूंढा था। प्रोटॉन को किसने ढूंढा था? प्रोटॉन को ढूंढा था गोल्डस्टीन साहब ने। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो डू राइट इट। मुझे इसका नोट्स देना ज़रूरी नहीं लगता है। इफ़ यू वांट द नोट्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज आएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। नाउ जब मैं बात करूँगी न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को ढूंढा था जेम्स चैडविक ने। ओके, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन को ढूंढा था जेम्स चैडविक ने। क्लियर यहाँ तक? नाउ अब जब पता चल गया कि एटम क्या है, तो किसी भी मैटर का सबसे छोटा अनडिविजिबल पार्ट बाय जॉन डाल्टन, आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं कोई नहीं होती हूँ ये कहने वाले, जॉन डाल्टन के शब्दों को मैं बता रही हूँ, तो वो कहला जाता है एटम। एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के भी होंगे, प्रोटॉन के भी होंगे, न्यूट्रॉन के भी होंगे, लेकिन अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, ये आपको क्वार्क से सवाल पूछेगा, 3/2 क्वार्क, 5/2 क्वार्क, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं बाबू। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से नहीं आएंगे। नीट में भी आते हैं क्वार्क से क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर उसकी जानकारी चाहते हो तो डू कमेंट में, मैं आपको क्वार्क के बारे में बताऊँगी। अभी मैं चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, तो मैं क्वार्क में नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है, नो, अब आ जाता, हम तो ये जान गए कि एटम क्या होता है। किसी भी मैटर का छोटा अनडिविजिबल पार्ट एटम होता है। उसके बाद एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और किसने ढूंढा? तो न्यूट्रॉन को चैडविक साहब ने ढूंढा, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन साहब ने ढूंढा, और इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन साहब ने ढूंढा। नेक्स्ट, अब जब हमने ये जान लिया कि एटम में ये 3 मेंबर रहते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं, तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहीं भी रहेंगे क्या? नहीं। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का। और इस स्ट्रक्चर के मामले में जो पहली कोशिश हमें पढ़ने को मिलेगी, 9-10 के बुक से ही मिलनी शुरू हो जाती है, दैट इज योर थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल। थॉमसन साहब ने जब ये मॉडल दिया था तो उन्हें न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी, तो थॉमसन मॉडल सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बेस्ड है, इन्हें न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी। थॉमसन ने क्या बताया था? तो थॉमसन ने जो मॉडल बताया था, उस मॉडल को और भी कई नाम दिए जाते हैं, जैसे कि उसको हम पम्प पुडिंग मॉडल कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, आप उसको इंडियन खीर कह सकते हो, आप उसको पम्पकिन मॉडल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी।
या फिर उसको क्रिसमस केक मॉडल कह सकते हो। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहते हैं भाई इसको। तो थॉमसन साहब ने बताया कि जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। बिल्कुल करेक्ट, स्फेरिकल होता है। सेकेंड थिंग उन्होंने बताया कि जो बाहर वाला स्फेयर होता है, जैसे हम एक तरबूज को ले लूँ ताकि आपको सुविधा हो समझने में, तो अगर एक तरबूज हमारा एटम है, ओके, तो उसका जो बाहर वाला ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन कवरिंग सरफेस, वो हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज। यानी थॉमसन साहब के अनुसार पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहते हैं? सरफेस पर रहते हैं। और जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, उन्होंने उसको कहा कि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बात बताओ, क्या कोई एरे, कोई फिक्स डायमेंशन होता है क्या तरबूज में सीड्स के रहने के? नहीं, वो कहीं भी रह सकते हैं। तो थॉमसन साहब ने यही बताया कि देयर इज नो स्पेशल और फिक्स लोकेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एम्बेडेड एनीवेयर। ओके, तो तरबूज में जैसे सीड्स कहीं भी हो सकते हैं, उसी तरह से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, उसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज वैकेंट जस्ट लाइक द रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। ठीक है, तो समझ में आ रहा थॉमसन साहब ने क्या बताया? थॉमसन साहब ने बताया कि हमारा जो एटम है वो स्फेरिकल है, पॉजिटिव चार्ज बाहर के सरफेस पे रहते हैं, निगेटिव इनसाइड में रहते हैं, और साथ ही साथ देयर इज नो फिक्स लोकेशन, दे आर एम्बेडेड इनसाइड एनीवेयर। क्लियर यहाँ तक में? थॉमसन मॉडल समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। थॉमसन के बाद मैं इसका नोट्स नहीं दे रही हूँ बाबू, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा, डू कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड इट आइदर ऑन माय टेलीग्राम चैनल और ऑन इंस्टाग्राम, ओके, और आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन यूट्यूब। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कमेंट्स। नेक्स्ट, थॉमसन के बाद नेक्स्ट जो मॉडल आया था, सेकेंड नंबर, दैट वाज योर रदरफोर्ड मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि थॉमसन साहब ने जो बताया है कि पॉजिटिव चार्ज बाहर रहता वो गलत है। तो क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने किया क्या था। देखो, उन्होंने क्या किया, एटम पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कराते हैं, ऐसे बाहर में रख के नहीं कि ऐसे रख दिया है और उस पर हम बम फेंक रहे हैं, वैसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर सेट होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी कैसे होती है? दे आर पॉजिटिव हीलियम एटम की तरह बिहेव करते हैं, पॉजिटिव पार्ट होते हैं। अब एक पॉजिटिव को मैं एक एटॉमिक सरफेस पे भेज रही हूँ जो कि पहले से ये माना गया कि वो पॉजिटिव है, प्लस प्लस, तो होता क्या, अगर ये एटम का बाहर सरफेस है, सपोज मान लो दिस इज आउटर सरफेस ऑफ एटम, और मैं यहाँ से अल्फा से दे रही हूँ, तो प्लस प्लस क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो किसी भी केस में इस अल्फा को पार नहीं करना चाहिए था, इसको तो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया, जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, थीन फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, मतलब किसी एटम में ज़्यादातर हिस्सा खाली है, पहला। दूसरा, उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हुए और कुछ अल्फा पार्टिकल बिग एंगल से डेविएट हुए। और तीसरा, उन्होंने पाया कि 1 in 20,000, एनसीईआरटी में 18,000 मेंशन है, आप 18,000 लिखो, 20,000 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 in 20,000 रिटर्न बैक ऑन द पाथ एट विच इट हैज़ गॉन, जिस रास्ते गया था उसी रास्ते वो वापस आ गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो क्रिकेट ग्राउंड में, और
बंदे आपको बॉल डाल रहे हैं, बॉल इज योर अल्फा पार्टिकल। जो बॉल बैट के आजू बाजू से जाएगी अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी, ठीक है। बैट पे मुझे जानना है वो आजू बाजू से गई, अनडिफ्लेक्टेड गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जो बॉल बैट के किनारों से टच हुई वो डेविएट हुए। अब ये डिपेंड करता है कि वो किनारा के कितने पास से गया है। किनारा के बहुत पास से गया है, मतलब स्ट्रांगली टच हुआ है, तो ज़्यादा डेविएट होगा। लाइट टच है, कम डेविएट होगा। तीसरा केस होता है अगर बॉल बैट के बीचों बीच पड़ी, ठीक है, तो क्या होने वाला है, जिस डायरेक्शन से बॉल आई थी वो उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। तो रदरफोर्ड साहब ने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि सेंटर में देयर इज समथिंग पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव के आसपास से जा रहे थे वो डेविएट हो गए, ओके। और तीसरा निकाला कि सेंटर इतना हैवी, सेंटर इज हैवी मास एंड पॉजिटिव सो दैट इट रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। सेंटर हमारा हैवी है, साथ ही साथ पॉजिटिव है, इस वजह से अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर उन्होंने एक अपना थ्योरी प्रिपेयर किया एटम के स्ट्रक्चर का, कि एटम एक स्फेरिकल शेप का सब्सटेंस है, मैटर है, मैटर में एटम स्फेरिकल होता है। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड में सेंटर पे होता है। थर्ड, काफ़ी हैवी होता है। फोर्थ, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है। अब एक सवाल जो आप पूछ सकते हो कि ये जो डेविएशन मैं बता रही हूँ कि पॉजिटिव से हुआ, क्या ये इलेक्ट्रॉन के कारण डेविएशन नहीं हुआ होगा? नहीं, ये डेविएशन इलेक्ट्रॉन के कारण हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आप एक चिट्टी को एक हाथी से लड़ा रहे हो। तो अब बात बताओ, चिट्टी कभी हाथी को धक्का मार सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन का वेट एक प्रोटॉन के वेट के 1/1850 टाइम्स होता है, यानी कि बहुत ही कम। और मैं यहाँ पर 4 प्रोटॉन के वेट के बराबर ले रही हूँ अल्फा पार्टिकल को, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो अल्फा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है इलेक्ट्रॉन से। तो जो डेविएशन होता है अल्फा पार्टिकल का रदरफोर्ड मॉडल में, वो सेंटर के आसपास से जाने के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता, ठीक है। होप आपको रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया होगा। अगर आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और डिटेल चाहते हो तो डू कमेंट में। कोई भी टॉपिक जिसको आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ नॉट इनफ, क्योंकि मैं अभी इंट्रोडक्टरी बता रही हूँ, तो डू कमेंट में, मैं उसको डिस्कस ज़रूर करूँगी, ठीक है। हाँ, मैं ये प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि आप जिस दिन कमेंट करो सेम डे में डिस्कस कर दूँ। माई शेड्यूल इज़ लिटिल बिट बिजी, तो इट मे टेक टाइम 1 to 2 days, maybe 3 days, but within 2 to 3 days I must represent the video, okay. नेक्स्ट जो तीसरा मॉडल हमारा आता है दैट इज योर बोर्स मॉडल। तो रदरफोर्ड ने ऐसी क्या कमी कर दी कि बोर्स को जरूरत पड़ी? थॉमसन की कमी तो मुझे समझ में आ गई थी कि उन्होंने बाहर में पॉजिटिव को रखा था। रदरफोर्ड ने ऐसी क्या कमी कर दी थी कि मुझे नहीं, बोर्स साहब को एक और मॉडल निकालने की ज़रूरत पड़ गई। तो देखो, रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंटर के आसपास स्फेरिकल पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो जब इस पाथ में चक्कर लगाएंगे, ठीक है, आप इनसाइड के लिए करो, तो धीरे धीरे जब ये घूम रहे तो घूमते इनकी एनर्जी, यहाँ थोड़ी सी फिजिक्स भी यूज़ होती है, मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उनकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती जाएगी, ठीक है। ये धीरे धीरे लॉस होती जाएगी, होते वन डे कब आएगा मुझे नहीं पता। हो सकता है 2 साल बाद आ जाए, 4 साल बाद आ जाए, 2 मिनट बाद आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, 10 करोड़ साल बाद आए, ठीक है। इस एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि सेंटर में प्लस है और माइनस यहाँ से घूमते हुए अंदर में जा रहा है।
जब भी सर्कुलर मोशन में चलेंगे एनर्जी रिलीज होती है। फिजिक्स में आपके टीचर आपको बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। सो फाइनली घूमते घूमते यहाँ पहुँचा। हाँ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करना, मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगी, ओके। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो प्लस माइनस एक साथ पहुँचेंगे। जब एक साथ पहुँचेंगे प्लस माइनस, तो देयर वुड बी अ बिग बैंग ब्लास्ट, प्लस माइनस एक साथ मिल गए। तो उस डे एटम का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब इस थ्योरी में कुछ ना कुछ तो लोचा है। उस लोचा को किसने दूर किया? बोर साहब ने दूर किया। कमाल की बात यह है कि बोर साहब इनके स्टूडेंट रहे हैं। बोर साहब रदरफोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं और एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे दोनों। नाउ जब मैं रदरफोर्ड मॉडल की बात करूँगी, ओके सॉरी बोर मॉडल की बात करूँगी, तो बोर साहब ने रदरफोर्ड की ज़्यादातर बातों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि एटम स्फेरिकल होता है, करेक्ट है। सेंटर पॉजिटिव होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन सेंटर के चारों ओर घूमते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इनकी एक बात जो रदरफोर्ड ने बताई थी कि स्फेरिकल पाथ में घूमते हैं, स्फेरिकल, ओके। जैसे चक्री पटाखा होता है ना दिवाली में, जो आप फोड़ते हो, जला करके छोड़ देते हो, घूमते 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 अल्टीमेटली वो सेंटर में पहुंचता है और उस समय उस चक्री का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। सेम थिंग इन्होंने बताया था, रदरफोर्ड साहब ने बताया था। तो बोर्ड्स ने बोला नहीं, दिस इज़ नॉट लाइक दिस। होता ये है कि जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज सेंटर हमारा पॉजिटिव है, तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दे आर मूविंग इन ए फिक्स ऑर्बिट। इस ऑर्बिट को हम बोर्स ऑर्बिट कहते हैं और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से। आगे नहीं लिखा जाता है, OPQR यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो KLMN, के ही क्यों नाम दिया गया इसके पीछे भी कहानी है, लेकिन एट +2 लेवल यू डोंट नीड टू नो दैट, ठीक है। तो बोर्स मॉडल में क्या मॉडिफिकेशन हुआ वो समझ में आया। बोर्स ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो स्फेरिकल पाथ में नहीं घूम करके सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी वो एनर्जी लिबरेट नहीं करते हैं, वे फिक्स एनर्जी लेवल में घूमते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स होती है। और एक और बात उन्होंने बताई कि ये जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स है ये तब तक एनर्जी लिबरेट नहीं करेंगे जब तक कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू हम दे देंगे 1 2 3 4। तो सपोज जो इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने मान लिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, यहाँ एक ऑर्बिट है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जब तक ये घूम रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एनर्जी लिबरेट नहीं होगी। लेकिन अगर इसको मन कर गया कि मैं 4th से 3rd फ्लोर पे जंप कर जाऊं, 4th से 3rd पे जंप कर जाऊं, तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एक्सेप्ट होगी, यानी कि यहाँ चेंज इन एनर्जी होगा। हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा या लोअर लेवल से हायर लेवल पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो चेंज इन एनर्जी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस 3rd लेवल वाले इलेक्ट्रॉन को मन कर दिया कि मैं चलो 4th लेवल की सैर करके आऊँ, ठीक है, तब चेंज इन एनर्जी हो गया। अदरवाइज जब तक अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कोई भी एनर्जी में चेंजिंग नहीं होने वाली है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बोर्स मॉडल में मैं इतना ही समझा रही हूँ। चौथा हमारा आता है सोरिंजर वेव इक्वेशन या सोरिंजर मॉडल, जो प्रैक्टिकली ग्रेजुएशन और मास्टर्स वालों के लिए सरदर्द होता है। अगर आपको सोरिंजर वेव इक्वेशन समझना है, चौथा वाला, +2 के लिए वो आप लोग यही 3 पढ़ना है। सोरिंजर वेव इक्वेशन का बहुत होगा तो इक्वेशन याद रट लेना। मास्टर नीट में भी नहीं पूछता है डिटेल इसका, IITs में भी नहीं पूछता है इसका डिटेल, ठीक है। लेकिन अगर आप मास्टर्स कर रहे हो और ग्रेजुएशन कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ हेडेक इफ यू डोंट हैव कमांड एट क्वांटम केमिस्ट्री। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड क्वांटम केमिस्ट्री यानी सोरिंजर वेव इक्वेशन, डू कमेंट में, मैं डिस्कशन करूंगी। ये डिपेंड करता है कि आपको इसकी
कितनी आवश्यकता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि एटम की डिस्कवरी जॉन डाल्टन साहब ने की थी, उनके पहले कनद मुनि ने की थी और डेमार्किटस ने की थी, ठीक है। और उसके बाद हमने जब पढ़ लिया तो उसमें देखा कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन को जेम्स चाडविक ने। देन रदरफोर्ड मॉडल में हमने पढ़ा कि इन्होंने थॉमसन मॉडल में बताया कि पॉजिटिव बाहर होता है, निगेटिव अंदर होता है और निगेटिव कहीं भी हो सकता है। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि निगेटिव बाहर होता है, पॉजिटिव सेंटर में होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल मूवमेंट में चलते हैं। तो बोर साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी सारी बातें सही है कि पॉजिटिव अंदर होता है, निगेटिव बाहर होता है और वो घूमते भी हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर पॉजिटिव के घूमते हैं, लेकिन पाथ स्फेरिकल नहीं होता, पाथ सर्कुलर होता है। बाद में आप पढ़ोगे इसको, एलिप्टिकल पाथवे में घूमते हैं, बाद में आप पढ़ोगे इसको, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया। ओके, चलिए, ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लैंक्स एंड डुअल बिहेवियर या फिर इलेक्ट्रॉन फीलिंग, देखते हैं। चूँकि वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट का हो चुका है तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन उठता है क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक बात बताओ, आपने वो कंचा वाला गेम खेला है, गोली, जो बचपन हम लोग खेलते थे? उसमें एक बाउंड्री, गुल्ला जिसको बोलते, वो बनाया जाता था। एक बंदे को थोड़ी दूर पे खड़ा किया जाता था और वो एक बड़े से अंठोल से यानी गोटी से उस गुल्ले में कंचों को मारता था, राइट। और उस कंचों को मारने के कारण क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ये हो सकता है कि उसने जिस कंचे से बाकियों को मारा वो कंचा उसी गुल्ले में रह जाए, उसी पर्टिकुलर बाउंड्री में रह जाए। या फिर ये हो सकता है कि वो दूसरी गोली से टकराए, दूसरे कंचे से टकराए और उस कंचे को बाहर निकाल दे। तीसरा ये हो सकता है कि टकराए तो ज़रूर लेकिन बाहर ना निकाले। तीसरा ये हो सकता है कि टकराए नहीं और खुद ही बाहर निकल जाए। यानी ये कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये जो इम्पैक्ट है ना, इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझते हैं कैसे? सपोज एक सरफेस है, किसका सरफेस है? मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेरे भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एनर्जी पार्टिकल से, जिसको हम फोटोन्स कहते हैं यानी सनलाइट कहते हैं, बम्बार्डमेंट कर रहा है फोटोन्स से। इसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत सारे फोटोन से मैं बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा? यानी कि एक गुल्ला है, एक बाउंड्री है जिसमें गोलियां रखी हुई हैं, एक बंदे को इन गोलियों पे चोट करनी है। तो इस चोट का इम्पैक्ट क्या होगा कि गोलियां या तो निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो जब ये निकल जाएगी, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर गोलियां निकल जाती है यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सारे बॉम्बार्डमेंट इफेक्टिव होंगे? क्या सारे बॉम्बार्डमेंट के कारण गोलियां निकलेंगी? नहीं, सिर्फ उन्हीं बॉम्बार्डमेंट के कारण गोलियां निकलेंगी जो कि इफेक्टिव होगा, जिसको हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। थ्रेशोल्ड यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होगा किसी भी गोली को निकालने के लिए। थ्रेशोल्ड वर्ड आते साथ आपके मन में एक फियर आ जाता है कि थ्रेशोल्ड होता क्या है। तो इसको ऐसे समझो कि सपोज आपको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, आप जिस एरिया में हो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई 9 के बराबर हो रही है, तो आपका दम घुट रहा, आप फिनिश होने वाले हो, तभी कहीं से वो मिनिमल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आ जाती है जिसके बाद आप सांस ले सकते हो। तो वो जो मिनिमल अमाउंट है जिसके बाद आप एग्जिस्ट कर सकते हो, वो मिनिमल अमाउंट थ्रेशोल्ड अमाउंट कहलाता है। कि उससे ज़्यादा हो तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए, अगर कम हुआ तो ख़त्म, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। तो सिर्फ उन्हीं इफेक्टिव कोलिजन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी।
और जिसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। मैंने यहाँ सिर्फ समझाया है, आई हैव नॉट गिवन एनी नोट्स। इफ़ यू नीड टू डिस्कस इट डू कमेंट मी। वैसे +2 के बच्चों को शायद इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ग्रेजुएशन और मास्टर्स को ये इफेक्ट बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। गुड लक।